दोस्तों, अगर मैं कहूं एक विधवा औरत जिसे समाज ने जीते जी मार दिया था, एक पिज्जा डिलीवरी लड़का जिसे हालात ने सपने देखने से रोक दिया था, एक रात बिजली चली गई और उसी अंधेरे में दो टूटी जिंदगियां टकरा गई। सवाल यह नहीं है कि उन्हें प्यार हुआ या नहीं, सवाल यह है कि क्या समाज उन्हें इंसान समझ पाएगा। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शहर के इस हिस्से में शाम हमेशा कुछ ज्यादा ही भारी लगती थी। शोर कम, सन्नाटा ज्यादा। उसी सन्नाटे के बीच एक पुरानी सी कॉलोनी की तीसरी मंजिल पर सुमन खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की के बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद जब जोर से दीवार से टकराती तो आवाज सुमन के सीने में कहीं गूंज जाती। कभी उसके घर में भी ऐसी ही आवाजें हुआ करती थीं, हंसी, बहस, चाय के कपों की खनक। आज उन सब की जगह सिर्फ टिक टिक करती घड़ी थी। सुमन एक विधवा थी। ये शब्द उसके नाम से पहले ऐसे जुड़ गया था जैसे कोई स्थायी पहचान। लोग उसका नाम कम, उसकी हालत ज्यादा पूछते थे। पति को गुजरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन समाज की घड़ी उसके लिए वहीं अटक गई थी। उसने अपने हाथों की ओर देखा, सूनी कलाई, बिना चूड़ियों के। कभी ये कलाइयां लालहरी चूड़ियों से भरी रहती थी। आज सिर्फ एक साधारण घड़ी थी, जो समय बताने से ज्यादा उसे समय के बोझ का एहसास कराती थी। सुमन की उम्र अभी सिर्फ 32 साल थी, लेकिन आंखों में जो थकान थी, वो किसी 60 साल की औरत से कम नहीं लगती थी। एक दूसरी दुनिया। उसी शहर के दूसरे छोर पर एक पतली सी गली में आदित्य अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था। पीठ पर बड़ा सा पिज्जा डिलीवरी का बैग, सिर पर हेलमेट और मन में वही रोज का सवाल, आज कितना कमा पाऊंगा। आदित्य की उम्र 24 साल थी। पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। मां बीमार रहती थी और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी। घर का खर्च, दवाइयां, फीस, सब कुछ उसी के कंधों पर था। वो कोई शिकायत नहीं करता था, लेकिन जब रात को थक कर बिस्तर पर गिरता तो शरीर से पहले सपने टूटते थे। ऑर्डर रेडी है, दुकान के मैनेजर की आवाज आई। आदित्य ने मोबाइल देखा। डिलीवरी लोकेशन वही पुरानी कॉलोनी, तीसरी मंजिल। उसने पता पढ़ा, बाइक स्टार्ट की और सड़क पर निकल पड़ा। शहर की रातें उसे अच्छी लगती थी। कम से कम रात किसी के हालात नहीं पूछती। पहली टक्कर। सुमन ने मोबाइल देखा। पिज्जा विल बी डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। वो खाना कम, औपचारिकता ज्यादा थी। खाना पकाने का मन नहीं करता था और अकेले बैठकर खाना बनाने का साहस भी नहीं बचा था। डोर बेल बजी। सुमन थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। साधारण कपड़े, थकी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। मैम, आपका ऑर्डर। उसकी आवाज में न ज्यादा उत्साह था, न उदासी, सिर्फ ईमानदारी। सुमन ने पैसे दिए। लड़के ने रसीद थमाई। मैम, दरवाजा थोड़ा संभाल के बंद करना, कुंडी ढीली लग रही है। ये वाक्य छोटा था, लेकिन सुमन को चौंका गया। 3 साल में किसी ने उसके दरवाजे की फिक्र नहीं की थी। धन्यवाद, सुमन ने धीमे से कहा। आदित्य ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। अरे, सुमन के मुंह से निकला। आदित्य रुक गया। मैम, आप ठीक हैं? उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी में सुमन का चेहरा साफ दिखा, थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा अकेला। हाँ, बस अंधेरे से आदत नहीं रही, सुमन ने कहा। आदित्य ने बिना कुछ पूछे कहा, मैं नीचे तक रोशनी करके चला जाता हूं। आप आराम से अंदर जाइए। कोई सवाल नहीं, कोई घूरना नहीं, कोई दया नहीं, बस इंसानियत। एक खामोश एहसास।
दरवाजा बंद करने के बाद सुमन देर तक वहीं खड़ी रही। पिज्जा का डिब्बा टेबल पर रखा था, लेकिन भूख नहीं थी। उसके मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, आप ठीक हैं? कितना साधारण सवाल था और कितना अनसुना। वही दूसरी ओर आदित्य बाइक चलाते हुए सोच रहा था। पता नहीं क्यों उस घर में अजीब सी खामोशी थी। वो रोज सैकड़ों डिलीवरी करता था, लेकिन कुछ घर होते हैं जो दिल पर दस्तक दे जाते हैं। सुमन का अतीत। रात गहरी हो चुकी थी। सुमन बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। पति रमेश का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। एक साधारण सरकारी कर्मचारी, ईमानदार, शांत। एक सड़क हादसा, एक फोन कॉल, और जिंदगी का पूरा नक्शा बदल गया। ससुराल वालों ने धीरे धीरे दूरी बना ली। मायके ने बोझ समझना शुरू कर दिया। अब तुम अपने दम पर रहो, ये वाक्य हर किसी ने अलग शब्दों में कहा था। सुमन ने खुद को मजबूत बनाया। छोटी सी नौकरी, सीमित दुनिया और बहुत सारी खामोशी। आदित्य की सुबह 5 बजे अलार्म बजा। आदित्य उठा, मां की दवा दी, बहन के लिए नाश्ता रखा और काम पर निकल पड़ा। रास्ते में वही कॉलोनी फिर दिखी। वो अनजाने में तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर देख बैठा। अजीब है, उसने खुद से कहा। कल का घर याद क्यों आ रहा है? एक अनकहा मोड़, शाम को फिर वही ऑर्डर, वही पता। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। आज शायद बिजली न जाए, उसने सोचा। डोर बेल बजी। इस बार सुमन ने तुरंत दरवाजा खोला। आंखों में वही ठहराव, लेकिन चेहरे पर हल्की सी सहजता। आप फिर? सुमन के मुंह से निकल गया। आदित्य मुस्कुराया। जी, शायद आपकी पसंद अच्छी है। दोनों हंसे नहीं, लेकिन हवा थोड़ी हल्की हो गई। अगले कुछ दिनों में सुमन की दिनचर्या लगभग वैसी ही रही। सुबह जल्दी उठना, चाय बनाना, खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की दुनिया को देखना और फिर अपने छोटे से दफ्तर के लिए निकल जाना। फर्क बस इतना था कि अब शाम के समय उसके मन में एक अजीब सी हलचल रहने लगी थी। उसे खुद समझ नहीं आता था कि वो किस बात का इंतजार करती है। पिज्जा का, डोरबेल का, या उस लड़के की शांत आवाज का। सुमन की झिझक। ऑफिस में सुमन ज्यादा बोलने वाली नहीं थी। कागजों के ढेर, कंप्यूटर की स्क्रीन और औपचारिक मुस्कान, यही उसकी दुनिया थी। सुमन जी, आज फिर आप अकेले लंच कर रही हैं? एक सहकर्मी ने पूछा। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अब उसे सफाई देने की आदत नहीं रही थी। विधवा होना सिर्फ निजी दुख नहीं होता, वह समाज की नजरों में एक अलग पहचान भी बन जाता है। आदित्य की दोहरी जिंदगी। दूसरी ओर आदित्य की जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी थी। दिन में कॉलेज के नोट्स और शाम से रात तक डिलीवरी। वह बीए का छात्र था, लेकिन पढ़ाई अब जरूरत से ज्यादा विलासिता लगने लगी थी। फिर भी वह किताबें छोड़ नहीं पाया। भैया, आप इतना पढ़ते क्यों हो? एक और डिलीवरी बॉय ने मजाक में पूछा। आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि थकने के बाद पढ़ाई ही मुझे बताती है कि मैं सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं हूं। तीसरी मुलाकात। उस शाम बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बूंदें, सड़क पर फैलता कीचड़ और ट्रैफिक का शोर। आदित्य को फिर वही कॉलोनी मिली। वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी उसका पैर फिसला। पिज्जा का डिब्बा हाथ से छूटते छूटते बचा। दरवाजा खुला। आप ठीक हैं? इस बार सवाल सुमन ने पूछा। आदित्य चौंका। जी हां, उसकी शर्ट भीग चुकी थी। सुमन ने बिना सोचे कहा, अंदर आइए, बारिश तेज है। ये कहते ही वो खुद डर गई। 3 साल में उसने किसी अनजान आदमी को घर के अंदर नहीं बुलाया था। आदित्य झिझका। नहीं मैम, ठीक है, बस 1 मिनट। सुमन की आवाज में आग्रह नहीं, इंसानियत थी। 1 कप चाय। सुमन ने जल्दी से चाय रख दी। घर में किसी और के होने से दीवारें भी जैसे थोड़ी नरम पड़ गई। आदित्य कुर्सी के किनारे बैठा था।
आंखें इधर उधर नहीं, जमीन पर। आप रोज यही काम करते हैं? सुमन ने पूछा। हाँ, आदित्य ने संक्षेप में जवाब दिया। थक जाते होंगे। थकान से ज्यादा आदत हो जाती है। सुमन ने चाय का कप आगे बढ़ाया। पी लीजिए, बारिश में राहत मिलेगी। आदित्य ने पहली घूंट ली। बहुत अच्छी है। ये तारीफ नहीं थी, ये स्वीकार था। सन्नाटे की बातचीत। कुछ पल खामोशी रही, लेकिन वह भारी नहीं थी। आप अकेली रहती हैं? आदित्य ने बहुत संभल कर पूछा। सुमन ने सिर हिलाया। हां। वो आगे कुछ नहीं बोला, ना सवाल, ना सहानुभूति का प्रदर्शन। यही बात सुमन को अच्छी लगी। और आप? उसने पूछा। मां और बहन है, आदित्य बोला। पापा नहीं रहे। दोनों के बीच एक अनकहा धागा जुड़ गया। समाज की नजर। अगले दिन पड़ोस की आंटी ने सुमन को टोका। कल रात कोई लड़का आया था क्या? सुमन के भीतर कुछ टूट सा गया। डिलीवरी बॉय था। उसने शांत स्वर में कहा, अकेली औरत को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। आंटी ने ज्ञान दिया। सुमन मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कड़वाहट थी। आदित्य का डर। आदित्य को भी दुकान पर ताने सुनने पड़े। अरे, वही फ्लैट है ना? अकेली औरत रहती है वहां। आदित्य ने बात टाल दी, लेकिन मन में डर बैठ गया। लोग बातें बनाते हैं, उसने खुद से कहा, और बातों का बोझ हमेशा औरत पर ही गिरता है। एक दूरी। अगले कुछ दिनों तक आदित्य ने जानबूझकर उस रूट से बचना शुरू कर दिया। अगर वही ऑर्डर आता तो किसी और को दे देता। सुमन ने नोटिस किया। डोरबेल नहीं बजी। पिज्जा आते रहे, लेकिन वो आवाज नहीं। उसे समझ नहीं आया कि दिल में ये खालीपन क्यों है। टकराव। एक शाम सुमन खुद नीचे उतर रही थी, तभी सामने आदित्य आ गया। वह चौंक गया। आप? दोनों एक साथ बोले। कुछ पल चुप्पी। आप आना बंद कर दिए, सुमन ने कहा, बिना शिकायत, बिना इल्जाम। आदित्य ने सिर झुका लिया। लोग गलत सोचते हैं। सुमन की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका। लोग हमेशा गलत सोचते हैं। उसने कहा, हम क्या करेंगे? ये ज्यादा जरूरी है। एक समझ। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैं कोई परेशानी नहीं बनना चाहता। आप परेशानी नहीं हैं। सुमन ने साफ कहा, आप बस एक इंसान हैं। उस वाक्य में न उम्र थी, न हैसियत, सिर्फ बराबरी। सुमन ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि किसी के बस एक इंसान होने की बात कह देना भी एक तरह की हिम्मत होती है। लेकिन हिम्मत की कीमत अक्सर समाज वसूलता है। फैलती फुसफुसाहटें। कॉलोनी छोटी थी, और छोटी कॉलोनियों में खबरें तेज चलती हैं, बिजली से भी तेज। सीढ़ियों में, बालकनियों में पानी भरते समय सुमन का नाम अब धीमी आवाजों में लिया जाने लगा। अकेली रहती है। डिलीवरी वाला रोज आता है। आजकल की औरतें। सुमन ने सुना, हर शब्द सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसे पता था, अगर वह बोलेगी तो बातें और बढ़ेंगी। आदित्य का अपराधबोध। दूसरी ओर, आदित्य के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से सुमन को परेशानी हो रही है। एक रात उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, अगर किसी की जिंदगी में हमारी वजह से दिक्कत आ जाए तो क्या सही है? मां ने उसकी तरफ देखा। दिक्कत नीयत से होती है बेटे, काम से नहीं। आदित्य चुप हो गया, लेकिन मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। दफ्तर की साजिश। सुमन के दफ्तर में भी बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन बॉस ने उसे बुलाया। सुमन, तुम्हारा काम ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन पर्सनल लाइफ का असर ऑफिस पर नहीं पड़ना चाहिए। सुमन समझ गई, किसी ने कुछ कहा था। सर, उसने शांत स्वर में कहा, मेरी निजी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे काम को प्रभावित करे। बॉस ने नजरें चुराई। बस सावधान रहो। सावधान, ये शब्द सुमन को चुभ गया।
आदित्य का सपना। आदित्य का रिजल्ट आया। वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था। बहन ने खुशी से कहा, भैया, आप कुछ और कर सकते हो, हमेशा डिलीवरी नहीं। आदित्य मुस्कुराया। एक दिन, लेकिन उसी रात उसे मैनेजर ने बुलाया। देखो आदित्य, मैनेजर बोला, कुछ ग्राहक शिकायत कर रहे हैं, पर्सनल बातें, ज्यादा रुकना, ये सब ठीक नहीं। आदित्य सन्न रह गया। सर, मैंने कभी, मैं जानता हूं। मैनेजर ने हाथ उठाया। लेकिन कंपनी की इमेज भी होती है। दूरी का फैसला। आदित्य समझ गया, अब उसे फैसला लेना होगा। अगले दिन उसने खुद को उस रूट से पूरी तरह हटा लिया। सुमन को यह पता नहीं था। वो बस ये देख रही थी कि अब डोरबेल पर वही चेहरा नहीं आता। दिन फिर भारी होने लगे। अकेलेपन की वापसी। एक रविवार, सुमन की तबीयत खराब हो गई। बुखार तेज था। फोन उठाया। मायके में सब व्यस्त थे। पड़ोसियों से मदद मांगने का मन नहीं हुआ। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। उसी शाम बाहर बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस दिन हुई थी। अचानक मुलाकात। आदित्य बारिश में बाइक चला रहा था। आज वह ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन रास्ता वही था। तीसरी मंजिल की लाइट बंद थी। उसका दिल बैठ गया। ऐसा क्यों लग रहा है, उसने खुद से पूछा। कुछ पल झिझकने के बाद वो ऊपर चढ़ गया। डोरबेल दबाई। कोई जवाब नहीं। फिर उसने हल्के से आवाज दी, मैम। अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन है? एक बार फिर इंसानियत। दरवाजा खुला। सुमन का चेहरा पीला था। आप ठीक नहीं लग रही, आदित्य ने कहा। बुखार है, सुमन ने कमजोर आवाज में कहा। आदित्य ने एक पल सोचा, फिर बोला, मैं दवा ले आता हूं। नहीं, सुमन ने रोका, लेकिन आदित्य सीढ़ियां उतर चुका था। बिना नाम का रिश्ता, दवा, पानी, थोड़ी सी सूप। आदित्य सब ले आया। वो ज्यादा देर नहीं रुका, बस जरूरी बातें। धन्यवाद। सुमन की आंखों में नमी थी। आप अकेली नहीं हैं, आदित्य ने कहा। बस, लोग बीच में बहुत शोर करते हैं। गलतफहमी की शुरुआत। लेकिन कॉलोनी के किसी ने यह सब देख लिया था। अगले दिन सुमन को नोटिस मिला, आपके यहां बाहरी लोगों का बार बार आना ठीक नहीं। वो कांप गई। उसी दिन आदित्य को नौकरी से निकाल दिया गया। टूटन। शाम को सुमन ने आदित्य को फोन किया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। आप क्यों आए थे, उसने पूछा। आदित्य चुप रहा। आपको पता है लोग क्या कर रहे हैं? सुमन की आवाज में दर्द था। मुझे पता है, आदित्य ने कहा, और इसलिए अब मैं दूर रहूंगा। हमने क्या गलत किया? सुमन की आवाज भर्रा गई। कुछ भी नहीं, आदित्य बोला। बस यही सबसे बड़ी गलती है। अधूरा सवाल। फोन कट गया। सुमन देर तक मोबाइल पकड़े बैठी रही। आदित्य बाइक पर बैठकर दूर निकल गया। दोनों के बीच कुछ था जो कहा नहीं गया और जो समाज ने समझ लिया। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके टूटने के बाद समय भी ठहर सा जाता है। सुमन का खाली घर। आदित्य के जाने के बाद सुमन के घर में फिर वही पुरानी खामोशी लौट आई थी। लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं थी, चुभने वाली। डोरबेल अब भी बजती थी, पर हर बार किसी और का चेहरा होता। वो खुद से लड़ती रही। ये सही था, दूरी जरूरी थी, पर दिल हर रात यही पूछता, गलत क्या था? समाज का फैसला। कॉलोनी की मीटिंग हुई। सुमन को सामने बिठाया गया। आपको समझना चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। आपकी हालत अलग है। हालत। फिर वही शब्द, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। सुमन ने पहली बार आवाज ऊंची की। मैं बस एक औरत हूं। कमरा कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर फैसला सुनाया गया।
आपको यहां अकेले रहना ठीक नहीं। बेहतर होगा आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। सुमन ने विरोध नहीं किया। वो समझ गई थी, जहां सम्मान नहीं, वहां रहना भी एक हार है। आदित्य की बेरोजगारी। दूसरी तरफ आदित्य की जिंदगी भी पटरी से उतर चुकी थी। न नौकरी, न तय भविष्य। मां ने धीरे से पूछा, नौकरी क्यों छूटी? आदित्य ने सच नहीं बताया, बस इतना कहा, गलतफहमी हो गई थी। बहन ने उसकी आंखों में देखा। भैया, आप टूट गए हो। वो मुस्कुरा दिया, नहीं, बस थक गया हूं। एक नया फैसला। एक रात आदित्य ने कॉलेज के पुराने नोट्स निकाले। धूल जमी थी, लेकिन सपने अभी जिंदा थे। उसने फैसला किया, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा। धीमी राह सही, पर अपनी होगी। सुबह से लाइब्रेरी, शाम को पार्ट टाइम काम। संघर्ष शुरू हुआ, बिना किसी सहारे के। सुमन का नया शहर। सुमन ने दूसरी कॉलोनी में छोटा सा कमरा लिया। यहां कोई उसे नहीं जानता था। पहली बार उसे लगा, नाम से पहले विधवा नहीं जुड़ा है। उसने शाम को ट्यूशन शुरू की। बच्चों को पढ़ाना उसे अच्छा लगता था। हर बच्चे की आंखों में उसे अपना टूटा हुआ आत्मविश्वास दिखता, और वो उसे जोड़ना चाहती थी। अचानक सामना। कई महीने बीत गए। एक दिन सुमन बस स्टैंड पर खड़ी थी। भीड़ ज्यादा थी। अचानक सामने से कोई टकराया। सॉरी, दोनों के मुंह से एक साथ निकला। नजरें उठीं। आदित्य। कुछ पल दोनों बस देखते रह गए। आप? सुमन ने कहा, तैयारी कर रहा हूं। आदित्य ने संक्षेप में बताया। अच्छा, सुमन ने कहा, लेकिन आवाज कांप गई। दो रास्ते, एक एहसास। बस आ गई। अपना ख्याल रखना, आदित्य ने कहा। आप भी? सुमन बोली। कोई वादा नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन दोनों के भीतर कुछ अधूरा रह गया। संघर्ष का दौर। आदित्य दिन रात पढ़ता, असफलताएं मिलती, लेकिन वह रुकता नहीं। सुमन ट्यूशन से आगे बढ़ी, छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला। लोग उसे पहचानने लगे, एक शिक्षिका के रूप में, विधवा के रूप में नहीं। भाग्य का इशारा। एक दिन सुमन के सेंटर में नोटिस लगा, सरकारी योजना के तहत फंडिंग। वह चयनित हो गई थी। उसी दिन आदित्य का रिजल्ट आया। वो प्रीलिम्स पास कर गया था। दोनों को पता नहीं था, लेकिन जिंदगी चुपचाप उनकी मेहनत देख रही थी। समय अब धीरे नहीं चलता था। वो भागने लगा था, कभी उम्मीद के पीछे, कभी डर के आगे। आदित्य की नई सुबह। आदित्य की दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई, फिर पार्ट टाइम काम, और रात को फिर किताबें। कमरे की दीवार पर एक कागज टंगा था, हार मानना मना है। पहली बार उसे लगा कि थकान भी उद्देश्य के आगे झुक जाती है। मां अब ज्यादा कुछ नहीं पूछती थी, बस चुपचाप उसके लिए चाय रख देती। एक दिन उसने कहा, बेटा, तेरा चेहरा अब अलग दिखता है। कैसा? आदित्य ने पूछा। डरा हुआ नहीं, मां बोली, ठहरा हुआ। सुमन की पहचान। सुमन का कोचिंग सेंटर अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो जगह बन गया था जहां लड़कियां खुलकर सवाल पूछती थी। मैम, आप इतना आत्मविश्वास कैसे रखती हो? एक छात्रा ने पूछा। सुमन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैंने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया। अब लोग उसे विधवा नहीं कहते थे, वे कहते थे, टीचर सुमन मैम। यह बदलाव छोटा था, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया जितना बड़ा। बीते हुए कल की परछाई। एक शाम सुमन को कॉल आया। मैडम, आपके सेंटर का नाम सरकारी लिस्ट में आया है। आपको अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा है। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आई। उसी रात आदित्य को कोचिंग से मैसेज मिला।
मेंस की तैयारी शुरू करो। दोनों अलग जगहों पर थे, लेकिन दिल की धड़कन एक जैसी तेज थी। फिर वही शहर, अवार्ड समारोह उसी शहर में था जहां सब कुछ शुरू हुआ था। सुमन मंच पर खड़ी थी, सादा साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास। तालियां बजी। नीचे बैठा एक लड़का अचानक सीधा हो गया। आदित्य। वो यहां एक सेमिनार के लिए आया था। नजरें मिली। इस बार न झिझक थी, न अपराध बोध, बस एक सच्ची मुस्कान, एक नई बातचीत। कार्यक्रम के बाद आदित्य ने पास आकर कहा, बधाई हो। तुम्हें भी। सुमन ने कहा, सुना है आगे बढ़ रहे हो। दोनों हंसे। हम दोनों? आदित्य बोला। वो पास के कैफे में बैठे, बिल्कुल साधारण बातचीत, काम, पढ़ाई, योजनाएं। लेकिन हर वाक्य के पीछे एक पुरानी चुप्पी थी, सच का सामना। आदित्य ने अचानक कहा, मैं उस दिन दूर गया था क्योंकि मुझे डर था। मुझे भी। सुमन ने ईमानदारी से कहा, डर किस बात का? आदित्य ने पूछा, कि लोग सही होते हैं। सुमन बोली, और हम गलत। कुछ पल खामोशी रही। अब? आदित्य ने पूछा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुमन ने कहा, क्योंकि मैं खुद को जानती हूं। समाज का बदला हुआ सुर, उसी कॉलोनी में जहां कभी सुमन को निकाला गया था, अब वही लोग उसके बारे में तारीफ कर रहे थे। बहुत आगे निकल गई, अच्छा काम कर रही है, सुमन ने सुना। लेकिन वो लौटकर नहीं गई। कुछ दरवाजे दोबारा खटखटाने के लिए नहीं होते। आदित्य की परीक्षा। मेंस का दिन आया। हॉल में बैठा आदित्य पहली बार डरा नहीं था। उसके मन में मां का चेहरा था, बहन की हंसी थी, और एक औरत की शांत आवाज, आप बस एक इंसान हैं। पेपर खत्म हुआ। वो बाहर आया और आसमान की तरफ देखा। एक स्वीकार। सुमन अपने सेंटर में अकेली बैठी थी। मोबाइल पर एक मैसेज आया, पेपर अच्छा गया। सुमन ने जवाब लिखा। मुझे यकीन है, उसके चेहरे पर सुकून था। ये इंतजार अब डर नहीं था, ये भरोसा था। कुछ फैसले अचानक नहीं होते, वे भीतर बहुत पहले जन्म ले चुके होते हैं, बस समय आने का इंतजार करते हैं। इंतजार का मौसम। मेंस के बाद के दिन आदित्य के लिए सबसे कठिन थे। अब किताबें भी उसे व्यस्त नहीं रख पाती थी। हर सुबह उठकर वो मोबाइल देखता। कोई मैसेज नहीं, कोई अपडेट नहीं। मां समझ गई थी। एक दिन उसने कहा, जो होना है होगा, डर के आगे मत झुक। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन आंखों में बेचैनी थी। सुमन का आत्ममंथन। उधर सुमन भी अपने भीतर चल रही हलचल से अनजान नहीं थी। अब उसकी जिंदगी भरी हुई थी, काम, सम्मान, पहचान। फिर भी कुछ शामें अब भी अधूरी लगती थी। उसने खुद से पूछा, क्या आगे बढ़ जाना ही सब कुछ होता है? और जवाब खुद ही दिया, नहीं। सही के साथ आगे बढ़ना सब कुछ होता है। नतीजों का दिन। सुबह का समय था। आदित्य का फोन बजा। उसके हाथ कांप रहे थे। आपका चयन हो गया है। कुछ पल वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर आंखों से आंसू बह निकले, बिना आवाज के, बिना दिखावे के। मां ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा। आज तेरा पिता भी खुश होता। एक फोन कॉल। आदित्य ने पहला फोन सुमन को किया। हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे पता था, सुमन ने कहा। फोन के उस पार भी आंखें नम थी। फिर एक मुलाकात। कुछ हफ्तों बाद दोनों एक पार्क में मिले। वही शहर, लेकिन अब दोनों बदले हुए। आदित्य की आंखों में आत्मविश्वास था, सुमन के चेहरे पर स्थिरता। अब आगे क्या? आदित्य ने पूछा। सुमन ने गहरी सांस ली। अब हम सच बोलेंगे, पहले खुद से, फिर दुनिया से। खुला हुआ सच। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की,
कोई शोर नहीं किया, बस साथ चलने लगे, धीरे, साफ, सम्मान के साथ। कुछ लोगों ने सवाल किए, कुछ ने उंगलियां उठाई, लेकिन इस बार सुमन चुप नहीं रही। मैंने जिंदगी दोबारा चुनी है, उसने कहा, और ये मेरा हक है। आदित्य उसके साथ खड़ा रहा, ना आगे ना पीछे, सम्मान की जीत। वक्त बीतता गया। आदित्य ने सेवा ज्वाइन की, ईमानदारी, सादगी। वो बदला नहीं। सुमन का सेंटर अब कई बच्चों का भविष्य बन चुका था। लोगों की नजरें बदली। जो कभी ताने थे, अब वही मिसाल बन गए। आखिरी दृश्य, एक शाम, सुमन छत पर खड़ी थी। आदित्य पास आया। अगर उस दिन बिजली न गई होती, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद हम आज यहां न होते। सुमन बोली। दोनों हंसे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।